मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये जो शेर हैं, ये जो पंक्तियाँ हैं, ये दुष्यंत कुमार जी की गज़ल से ली गई हैं और ये साए में धूप नामक काव्य संग्रह में संकलित हैं। साए में धूप गज़ल संग्रह से ये गज़ल ली गई है। गज़ल का कोई शीर्षक नहीं दिया जाता, अतः यहाँ भी उसे शीर्षक न देकर केवल गज़ल कह दिया गया है। गज़ल एक ऐसी विधा होती है जिसमें सभी शेर सौम्य, पूर्ण तथा स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती। इसके बावजूद दो चीज़ें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथ कर एक रचना की शक्ल देती हैं। एक रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह और दो अंतर वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह। इस गज़ल में पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह होता है। इस गज़ल में राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव प्रमुख बिंदु है। यहाँ कवि राजनीति के झूठे वायदों की तरफ इशारा करता है, उन पर व्यंग करता है और वो बताना चाहता है कि जब राजनेता आते हैं वोट मांगने के लिए तो उस समय वो बड़े बड़े वायदे करके जाते हैं कि चिराग उपलब्ध कराएंगे और हर घर में चिराग जलेगा, ऐसा वो वायदा करके जाते हैं। परंतु यहाँ तो पूरे शहर में भी एक चिराग नहीं है, हर घर की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इस तरह की जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की राजनीतिबाजों की, नेताओं की आदत होती है, उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है। और पहले शेर में वो कहते हैं, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। वो कहना चाहते हैं कि नेताओं ने कहाँ तो बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी कि देश के हर घर को चिराग, सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, लेकिन आज ये स्थिति है कि शहरों में भी चिराग अर्थात सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। जो उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे वो हर घर में तो क्या, पूरे शहर में भी उपलब्ध नहीं है। नेताओं की घोषणाएं कागजी हैं और इस तरह से वो केवल लोगों का बेवकूफ़ बनाते हैं। यहाँ चिराग का मतलब है दीपक और हर एक का मतलब है प्रत्येक। मैसर, मैसर मतलब उपलब्ध होना, मिलना। फिर दूसरे शेर को पढ़ते हैं, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। दरख्त मतलब वृक्ष, पेड़। उन्होंने कहा कि यहाँ जो है, कवि वो बताता है कि देश में अनेक संस्थाएं हैं जो नागरिकों के कल्याण के लिए काम करती हैं। कवि उन्हें दरख्त की संज्ञा देता है। इन दरख्तों के नीचे छाया मिलने के बजाय धूप मिलती है, अर्थात ये संस्थाएं ही आम आदमी का शोषण करने लगी हैं। आज वो अनाथ बच्चों के नाम पर या कमज़ोर लोगों के नाम पर अपनी संस्थाओं के पास पैसा तो इकट्ठा कर लेती हैं, लेकिन वो सही व्यक्ति तक वो साधन, वो पैसा नहीं पहुंच पाता। तो कवि कहता है कि जो ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे लोग हैं जो नागरिकों के कल्याण के लिए काम करते हैं, अनाथों के लिए काम करते हैं, वो वहाँ छाया मिलने की बजाय धूप मिलती है, अर्थात ये समस्याएं ही आम आदमी का शोषण करने लगी हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कहीं कोई सच्ची बात कहने वाला नहीं है। कवि इन सभी संस्थाओं से दूर रहकर अपना जीवन बिताना चाहता है और ऐसे में आम आदमी व्यक्ति को निराशा होती है। वो कहता है चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। वो इन समस्याओं से दूर रह कर के अपना जीवन बिताना चाहता है। ऐसे में आम व्यक्ति को भी निराशा होती है, आम व्यक्ति को ऐसे में निराशा होती है और वो बहुत परेशान है। तो कवि ने आज़ाद भारत के कटु सत्य का भी वर्णन किया है
और यहाँ जो उन्होंने पलायनवाद की प्रवृत्ति दिखलाई है वो भी बहुत ही काबिल या तारीफ़ करने के लायक है। यहाँ लक्षणा शक्ति का निर्वाह है और साए में धूप लगती है में विरोधाभास अलंकार है। दो विपरीत बातों को एक साथ कहा गया है कि दो विपरीत बातें साए में धूप लगती है उसको कहा गया है तो विरोधाभास अलंकार आ जाता है। इन दोनों शेर के ऊपर आपको कुछ प्रश्न बनाने हैं, जैसे आज़ादी के बाद क्या तय हुआ था, आज भी स्थिति के विषय में कवि क्या बताना चाहता है, कवि के पलायनवादी बनने का कारण क्या है। तो ये सब जो आपको PDF में भी मिलेंगे प्रश्न उत्तर, वो भी आपको करनी है।